गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर सोशल साइंस क्लास। सो हम इससे पहले से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। सो ये उसी का पार्ट 6 है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन से हमें स्टार्ट करना था, जिसमें हम देखेंगे वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर अनफेयर और नॉट इज़ टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शंस। सो अगर हम सिंपली तरीके से देखें तो इलेक्शंस को फेयर करने का सबसे सही तरीका यही है कि हम पहले ये ध्यान दें जो इलेक्शंस करा रहा है वो बहुत सुप्रीम हो, मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट हो। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो पहले तो इन गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो। और कैन गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और परसुसाइज देम, और जो भी इलेक्शन करा रहा है इलेक्शन कमीशन वो ऐसा होना चाहिए ना तो उसे गवर्नमेंट से अफेक्ट होना है, ना उसको जो पार्टी है उससे इन्फ्लुएंस में आना है। Or the government or the ruling party influence the precise them, do they have enough power to be able to conduct free and fair elections, do they actually use their power। इलेक्शन कमीशन ऐसा होना चाहिए जो इलेक्शन करवा रहा है कि ना तो वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है ना पार्टी से इन्फ्लुएंस हुए, एंड उसमें इतना पावर होना चाहिए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सके। द आंसर इज टू दैट ऑल दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव। अगर हम देखें तो ये बहुत ही मतलब एक आसान तरीके से कोशिश की जा सकती है कराने की। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड पावरफुल बाय एन इंडिपेंडेंट एंड एवरी पावरफुल इलेक्शन। अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से एंड पावरफुली करा सकते हैं। जो कौन करा सकता है? इलेक्शन कमीशन। इट इन्जॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इन्जॉय। इलेक्शन कमीशन के पास उतनी पावर होती है जितनी किसी भी जगह की जुडिशरी के पास होती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होता है वो किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, किसी भी कंट्री के। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद उसको प्रेसिडेंट को या गवर्नमेंट को कोई भी जवाब नहीं देना होता, मतलब वो अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। Even if ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for to remove the CEC। चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, पार्टी है, वो चाहे या ना चाहे, पर CEC जो होता है मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। Every few election commission in the world have such wide-ranging powers as the Election Commission of India। वर्ल्ड में जितने भी इलेक्शन कमीशन होते हैं सबके पास उतनी पावर होती है जितनी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास होती है। EC takes decisions for every aspect of conduct and control the elections from the announcement of elections to the declaration of result। जो भी होता है काम इलेक्शन स्टार्ट होने से लेके, मतलब अनाउंस होने से लेके और लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर होने तक, सारे काम में हेड और डिसीजन किसके चलते हैं? इलेक्शन कमीशन के। It implements the code of conduct and punish any candidate or party that violates it। वो किसी भी पार्टी को या किसी भी जो मतलब वहाँ का पर्सन होता है रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड, उसको पनिश कर सकता है अगर वो किसी भी तरीके से वायलेंस करता है, यानी किसी भी तरीके से अहिंसा या कुछ रूल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो During the election period, EC can order the government to follow same guidelines to prevent use of misuse of government power to enhance its chances to win election or to transfer some government officials। और ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को भी बोल देता है कि वो कुछ रूल्स फॉलो करें जो वो बोलता है, ताकि जो पार्टीज़ हैं वो गलत चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाएँ और गलत तरीके से जीतने की कोशिश ना करें। When on election duty, government officers work under the
कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट गवर्नमेंट। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के लोग होते हैं, पर वो इलेक्शन के लिए काम करते हैं, तो वो किसके अंडर काम करते हैं? इलेक्शन कमिश्नर के। और उस समय वो किसी गवर्नमेंट के काम नहीं करते, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होते हैं। तो जितने भी लोग इलेक्शन में ड्यूटी देते हैं उनको किसकी बात माननी होती है? इलेक्शन कमिश्नर की। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for its lapse. When election officials come to opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order to a repoll. इलेक्शन कमीशन का जब से हम देखें लास्ट 20 ईयर से उनकी पावर जो है इलेक्शन कमिश्नर की वो बढ़ाई जा रही है। और इवन अगर वो ये कह देते हैं कि कहीं पे पोलिंग जो है वो सही से नहीं हुई वोटिंग, तो वो वापस से पोल करवाने, अगर उन्हें कह दिया पूरे में ही सही से नहीं हुई तो पूरे में वापस से वोटिंग करवाई जाती है। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज। ज़्यादातर जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको ये पसंद नहीं आता जो भी इलेक्शन कमीशन करता है वो, बट दे हैव टू ओबे। लेकिन जो भी पार्टी होती है उसको सारे रूल्स और जो भी ईसी करता है मतलब कमिश्नर करता है उनको ओबे करना पड़ता है। दे वुड नॉट हैव हैपन्ड इफ़ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। अगर वो ईसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी पार्टीज़। सो हमें कुछ इश्यूज़ हैं जो देख सकते हैं ईसी और पार्टीज़ के बीच में आता है। ईसी इज़ इलेक्शन कमिश्नर। हम देखेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जिसमें हम अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेन एवर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुसियाज्म। इफ द पर्सन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। नाउ रीड दीज चार्ट्स एंड ड्रॉ द कंक्लूजन्स। सो हम देखेंगे कि हमें अगर हमें ये देखना चाहिए कि इलेक्शंस जो हैं वो कितने प्रॉपरली हो रहे हैं, तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इलेक्शंस में कितने लोग एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजरली बाय वोटर turnout figures. Turnout indicates the percentage of eligible voters who actually cast their vote. Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. टर्न आउट का मतलब क्या होता है? वो लोग जो वोट दे सकते हैं। तो टर्न आउट मतलब होता है कि अगर सपोज़ हमने देखा 1000 लोग वोट दे सकते हैं, तो 1000 में से कितनों ने दिया? 900 ने दिया, तो मतलब टर्न आउट अच्छा जाएगा 90%। लेकिन अगर 400 ने दिया तो टर्न आउट कितना होगा? 40%। तो हम इस तरीके से टर्न आउट देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका का और यूरोप का है टर्न आउट है वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, और इंडिया का स्टेबल है मतलब सेम है या बढ़ता जा रहा है। 1991 से हम 2015 की तरफ जब मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लू लाइन जो है वो इंडिया के लिए है। सो जो 1991 में 56 था, फिर 58 हुआ, फिर 62, 60, उसके बाद 66, मतलब एक्चुअली सेम है। 56 से 66 के बीच हम देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो यूके का है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। 78 था और अब कितना है? 66, तो डिक्लाइन। सेकेंड हम देखेंगे इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल vote in large proportion as compared to the rich and privileged section. This is in contrast to Western democracies. For example, in United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. तो हम देख सकते हैं इंडिया में जो पुअर पीपल होते हैं यानी गरीब होते हैं, इलिटरेट होते हैं या अनपढ़ होते हैं, या किसी भी तरीके से दबे हुए अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा वोट देते हैं बजाय जो पढ़े लिखे होते हैं उनके। लेकिन हम देखेंगे कि यूएसए में उल्टा होता है। यूएसए में जो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट होते हैं, वो ज़्यादा वोट देते हैं और जो इलिटरेट होते हैं वो कम वोट दे सकते हैं। जैसे हम इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ में हम देखेंगे कि इंडिया में अपर क्लास का 56 है, ओबीसी का 58, एससी का 60 और एसटी का 61, मतलब
क्या देख सकते हैं कि इंडिया में क्लासेस के अकॉर्डिंग भी अगर हम सोशल ग्रुप्स में भी देखें तो SC ST का जो वोट देने हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। सेम हम USA में देखेंगे, जो वाइट्स हैं वो 60 दे रहे हैं, ब्लैक्स 56 एंड हिस्पैनिक 20। तो मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सही है, जो ज़्यादा मतलब एजुकेटेड है, नॉलेज है, वो लोग ज़्यादा वोट दे रहे हैं और जो कम है वो। पर हम इंडिया में कॉन्ट्राडिक्टरी उल्टा देख सकते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नॉलेज हैं वो वोटिंग की तरफ, इलेक्शंस की तरफ बिल्कुल अवॉइड करते जा रहे हैं। थर्ड है कॉमन पीपल इन इंडिया attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things they run in the country. थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं कि कॉमन पीपल को ऐसा एक फेथ होता है, हम कह सकते हैं विश्वास होती है, होप होता है कि इलेक्शंस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर लाते हैं और इससे क्या होता है कि वो प्रेशर में आके गवर्नमेंट जो रूल्स होते हैं कंट्री के वो फॉलो करती है और अपने पीपल के लिए, मतलब लोगों के लिए, कंट्री के लिए काम करती है। ठीक है, पर क्या ये प्रॉपरली इस ग्राफ से हम देख सकते हैं, पाई डायग्राम से 67% इफेक्टिव होता है। हाँ, ऐसा होता है कि लोग इलेक्शंस के डर से जो पार्टीज़ होती हैं वो काम करती हैं। 18% कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन 50% का कुछ नहीं है, जिनको मतलब जो कॉमनली वर्क करते भी हैं और नहीं भी करते, वो उनको इलेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं होता। फोर्थ हम देखेंगे द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, कि हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है लोगों का इलेक्शंस में वो इंक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे साल बिगड़ जा रहे हैं। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटी। 2004 के अकॉर्डिंग कैंपेन से जो भी रिलेटेड, मतलब कि कैंप्स वगैरह से जो भी रिलेटेड एक्टिविटी थी उसमें 1/3 लोगों ने काम किया था। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड दैमसेल्फ एज बीइंग क्लोज वन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। 1 out of every 7 वोटर्स इज़ अ मेंबर ऑफ इट। और देखा जाए तो 7 में से एक जना, मतलब 7 पीपल में से एक आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट होता है, मेंबर होता है। ठीक है, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, तो हम ये ग्राफ में देखेंगे, जिसमें देखेंगे 1996 में 8 थे, 1998 में 13 थे, 1999 में 21 थे एंड 2004 में 32 थे। मतलब ईयर्स टू ईयर्स ये इंक्रीज़ हो रहे हैं।